जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में बच्चों जो हमारा यूनिट चल रहा है द स्ट्रगल फॉर स्वराज 1925 से 1939, स्वराज के लिए संघर्ष, इसी को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं बच्चों। और ये जो है हमारा पार्ट सेकंड रहने वाला है। इससे पहले वाला जो पार्ट था वहां पर अगर आपको याद हो तो हमने साइमन कमीशन के बारे में पढ़ लिया था, याद होगा। और साथ में हमने पढ़ा था बारदोली सत्याग्रह के बारे में, बारदोली सत्याग्रह के बारे में। और वहीं से हम आगे कहानी को कंटिन्यू करने वाले हैं। इस लेक्चर के अंदर बेसिकली बच्चों हम लोग दो तीन चीजें पढ़ने वाले हैं। एक तो हम पढ़ेंगे बच्चों नेहरू रिपोर्ट, कि नेहरू रिपोर्ट क्या थी, कब आई थी, इसमें क्या क्या बात हुई थी। और उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं बच्चों डांडी मार्च के बारे में, यानी कि डांडी यात्रा के बारे में। क्लियर है बच्चों। आपको बता दूं इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी। आप हमें वहां पर जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, और सबका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए आज का जो हमारा टॉपिक है उसे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं नेहरू रिपोर्ट के बारे में। और नेहरू रिपोर्ट पे जाने से पहले अपने को कुछ एक बातें पता होनी चाहिए। जैसे जब साइमन कमीशन बना था, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, साइमन कमीशन के अंदर 7 मेंबर थे, और सातों के सातों कौन थे? सातों के सातों भैया अंग्रेज थे, राइट। और सातों के सातों जो अंग्रेज थे, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इनके जो अध्यक्ष थे, इनके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन जो है इनके क्या थे? चेयरमैन थे। ठीक है। अब साइमन कमीशन के अंदर एक भी इंडियन नहीं रखा गया था। मैंने आपको बताया था कि इंडियन कांग्रेस पार्टी और भारत के अन्य जो पार्टीज थी उन्होंने डिमांड की कि भैया ये जो साइमन कमीशन जो इंडिया में आ रहा है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की जांच करने के लिए आ रहा है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को देखने के लिए आ रहा है कि भाई इसने सही ढंग से काम किया है कि नहीं किया है। कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई कमीशन भेज रहे हो, लेकिन इसके अंदर एक आधा भारतीय तो रखो, है ना। अब भैया अगर इसके अंदर भारतीय नहीं होंगे तो वो इनको कैसे पता चलेगा कि भैया वास्तव में भारत के लोगों को क्या दिक्कत हो रही है। यही हमने देखा था। लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वहां पे ब्रिटेन के अंदर, उसका नाम था लॉर्ड बिर्केनहेड। क्या नाम है? लॉर्ड बिर्केनहेड, ये बंदे का नाम है। तो इसने ये कहा कि भैया हमने साइमन कमीशन के अंदर एक भी भारतीय इसलिए नहीं रखा है क्योंकि भारतीयों में और हम में एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, कि उनकी सोच और हमारी सोच में बहुत ही ज्यादा फर्क है। ठीक है। इंडियन जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो बहुत ही ओवर सोचती हैं, हम इतना नहीं सोचते हैं। दूसरा, हम भैया हमें भारत के लोगों की जो काबिलियत है ना उस पर शक है। हमें शक है कि भारत के लोग इतने काबिल नहीं है कि वो साइमन कमीशन का मेंबर बने और हमें सलाह दें कि भैया भारत के अंदर क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। तो बेसिकली क्या था, एक तरह से ये हमारे ऊपर सवाल उठा रहा है। कौन? लॉर्ड बिर्केनहेड, राइट। अब जब ये बातें हुई तो भाई ऑब्वियस सी बात है, इंडियन लोग तो गुस्सा होंगे कि अच्छा तुम्हें हमारी काबिलियत पे शक हो रहा है ना। तो इंडियंस ने इनका चैलेंज एक्सेप्ट किया। इन्होंने चैलेंज किया था कि भैया अगर तुम बोले साइमन कमीशन के मेंबर तो बाद में बनना, पहले तो बोले तुम ना एक काम करो, भैया भारत के अंदर इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, हिंदू महासभा है, मुस्लिम लीग है, और भी बहुत सारी पार्टीज है। बोले तुम सबकी आपस में तो बनती नहीं है। बोले मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं कि तुम सब मिलके पहले एक खुद का संविधान ही बना के दिखा दो, है ना। तुम सब मिलके जो है एक कोई ना सुधार के लिए, अगर आपको भारत के अंदर सुधार चाहिए ना, अगर आपको भारत के अंदर सुधार करवाने हैं तो तुम सब मिलकर कुछ एक जो है पॉइंट्स हमें लिख के दे दो, लेकिन सबकी सहमति होनी चाहिए। यानी कि सारी पार्टीज को क्या किया गया? चैलेंज किया गया। इंडियंस ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, बोले ठीक है बेटे कोई बात नहीं। तो यहां पे क्या हुआ, 1928 के अंदर हुई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, यानी कि जितनी भी पार्टियां थी भारत के अंदर उन सब की कॉन्फ्रेंस हुई। ठीक है। और उसके अंडर एक सब कमेटी बनाई गई, जिसके चेयरमैन कौन बनाए गए थे? मोतीलाल नेहरू बनाए गए थे, ताकि वो क्या बना सके? संविधान बना सके। समझ रहे हो? कहानी को समझिएगा कि लॉर्ड बिर्केनहेड ने पहले तो बताया कि भैया हमने साइमन कमीशन के अंदर भारतीय क्यों नहीं रखे। ठीक है। उसके बाद हम ही चैलेंज कर रहा है, बोले यार तुम क्या देश आजाद कराओगे, तुम क्या वो करोगे, तुम क्या स्वराज लग पाओगे। बोले तुम्हारे जो पार्टीज हैं उनके आपस में ही नहीं बनती। तो बोले इतना ये सब तो बोले बात की बात है, सबसे पहले तो तुम ना एक काम करो, सबसे पहले तो अपनी जो तुम्हारी डिमांड्स है ना सारी मिलकर एक बार लिख के तो दो, तुम आपस में एग्री नहीं करोगे। फिर ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई 1928 में, जहां पर एक सब कमेटी बनाई गई, जिसके चेयरमैन कौन थे? मोतीलाल नेहरू। और इनको क्यों बनाया गया? ताकि ये क्या बनवा सके? ताकि ये संविधान को ड्राफ्ट करवा सके, संविधान बनवा सके।
राइट। तो इस कमेटी ने फेमस जो नेहरू रिपोर्ट है वो लेकर आई, नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया, और नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या बातें की गई उसके बारे में अब जानते हैं। ये है बच्चों नेहरू रिपोर्ट पूरी की पूरी। क्या कहता है? दिस रिपोर्ट एडवोकेट कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और लाइंस ऑफ सेल्फ गवर्निंग डोमिनियंस विद इन द ब्रिटिश एम्पायर डोमिनियन स्टेटस। क्या कहता है कि भैया ब्रिटिश एम्पायर डोमिनियन जो स्टेटस है, ब्रिटिश जो एम्पायर है उसी के अंडर, इसके अंदर यह संविधान में कहा गया कि भैया हमारे यहां पर एक रिस्पॉन्सिबल सरकार होनी चाहिए, एक उत्तरदायित्व वाली सरकार होनी चाहिए, जो सरकार जो भारत के लोगों के लिए उत्तरदायी हो। ऐसा नहीं है कि अपनी तुम जेबें भर रहे हो, है ना। सेल्फ गवर्निंग डोमिनियंस, हमें भैया क्या चाहिए? हमें स्वशासन चाहिए। हमें यहां पर क्या चाहिए? हमें जो है यहां पर स्वशासन चाहिए, राइट। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि भैया जो मुस्लिम लीग द्वारा जो डिमांड की गई थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स, यानी कि अलग मतदाता सूची, उसको भी इन्होंने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। बोले अलग मतदाता सूची होगी तो भारत के अंदर क्या होगा? भारत के अंदर बंटवारा होगा भैया, है ना। हिंदू और मुसलमानों में जो है दंगे फसाद चलेंगे, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे भी हैं, राइट। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भैया हम अलग मतदाता सूची सेपरेट इलेक्टोरेट को क्या करते हैं? जो है इसको रिजेक्ट करते हैं, राइट। इन कंट्रास्ट टू अ दिल्ली प्रपोजल दिसंबर 1927 with demands of Muslim League were incorporated in the draft constitution at Madras session of Congress। क्या कहता है कि 1927 के अंदर, दिसंबर 1927 के अंदर जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था मद्रास में, ठीक है, वहां पर मुस्लिम लीग को यह बता दिया गया था कि भैया आप ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट की जो करवा रखा ना आप लोगों ने शुरू, हम इसको बंद करवाएंगे, राइट। उसके बाद जो हिंदू महासभा थी, हिंदू महासभा वाज अपोज टू द प्रपोजल ऑफ क्रिएटिंग न्यू मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस इन पंजाब एंड बंगाल। ठीक है, जो हिंदू महासभा थी, ठीक है, उन्होंने जो है क्या किया, जो प्रपोजल आया था उस टाइम पे उसको अपोज किया, उसका विरोध किया। किस चीज का प्रपोजल था? कि भैया पंजाब और बंगाल के अंदर जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी ज्यादा है वहां के प्रांत अलग बनेंगे। उस टाइम पे बात चल रही थी कि पंजाब और बंगाल के कुछ एरिया हैं जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, तो बोले जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है ना, तो हम उनको क्या करेंगे, पंजाब और बंगाल से अलग कर देंगे, राइट। वो पूरे के पूरे क्या बन जाएंगे, वो पूरे के पूरे मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस बनेंगे। तो इसका भी कड़ा विरोध किया था। किसने? इसका कड़ा विरोध किया हिंदू महासभा ने। क्लियर है बच्चों? उसके बाद मुस्लिम लीग की मांगों को नेहरू रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, बेसिकली जिसे जिन्ना को मार्च 1929 में अपने 14 सूत्र प्रस्तुत करने पड़े, जो बाद में लीग के लिए भविष्य की मांग और कार्रवाई का आधार बन गए। क्या कहना चाहता है कि भाई जब ये जॉइंटली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसके अंदर मुस्लिम लीग की कुछ डिमांड्स थी, लेकिन मुस्लिम लीग की उन डिमांड्स को, मुस्लिम लीग की उन मांगों को नेहरू रिपोर्ट के अंदर पेश नहीं किया गया। इस बात से मोहम्मद अली जिन्ना तो ऑब्वियस सी बात है नाराज तो होंगे। तो मोहम्मद अली जिन्ना जब नाराज हुए तो उसके बाद उन्होंने क्या किया था, मार्च 1929 में अपने 14 पॉइंट्स रखे थे ब्रिटिश सरकार के सामने। 14 पॉइंट्स कौन कौन से थे जिन्ना के? तो सबसे पहला तो यह था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल का मतलब होता है प्रांतीय, ऑटोनॉमी का मतलब होता है आजादी, है ना। तो बोला हमें प्रांतीय आजादी होनी चाहिए, है ना, हमारा खुद का जो क्या होना चाहिए, प्रांत होना चाहिए मुसलमानों का। दूसरा, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विद रेजिडुअल पावर्स टू प्रोविंस। क्या कहता है कि एक संघीय संविधान होना चाहिए, सेंटर लेवल पे एक संविधान होना चाहिए, और जिसके अंदर जो प्रांत हैं, जो प्रोविंस है, उनको क्या होनी चाहिए, रेजिडुअल पावर्स मिलनी चाहिए, यानी कि अवशिष्ट शक्तियां जो है उनके पास होनी चाहिए, कुछ स्पेशल पावर जो है प्रांतों के पास होनी चाहिए। दूसरा, ऑल लेजिस्लेचर एंड इलेक्टेड बॉडीज टू हैव एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम इन एवरी प्रोविंस। क्या कहता है कि हर प्रांत के अंदर, तीसरी मांग क्या थी कि हर प्रांत के अंदर जो विधान पालिका है या फिर जो इलेक्टेड बॉडीज हैं, वहां पर जो है फिक्स अमाउंट के अंदर क्या होने चाहिए, मुस्लिम जो है कैंडिडेट भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया सारे के सारे हिंदू बैठे हैं, सारे के सारे सिख बैठे, नहीं, वहां पर मतलब एक एजुकेट अमाउंट के अंदर कौन होने चाहिए, मुस्लिम भी होने चाहिए फिक्स नंबर पे। उसके बाद, नो constitutional amendment by the center without the concurrence of the state constituting in the Indian Federation। क्या कहता है कि भैया बिना इंडियन फेडरेशन के, बिना किसी भी इंडियन पार्टी के भारत के अंदर कोई भी जो है संवैधानिक जो है ना बदलाव नहीं होना चाहिए, अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको बदलाव करना है तो आपको इंडियन फेडरेशन के साथ कंकरेंस करनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा कि हां भी हम ये सब बदलाव कर रहे हैं, तो आप बताइए आप सहमत हैं कि नहीं है। क्लियर है बच्चों? उसके बाद पांचवी मांग थी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम्स इन द सर्विसेज एंड इन सेल्फ गवर्निंग बॉडीज। क्या कहता है कि जो सर्विसेज है, यानी कि जो सरकारी नौकरियां हैं और सेल्फ गवर्निंग बॉडीज है, सेल्फ गवर्निंग बॉडीज का मतलब हो गया जो अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स आ गए, ठीक है, वहां पर सही मायने में जो सीटों को रिजर्व किया जाए मुसलमानों के लिए, वहां पे मुसलमान होने चाहिए वहां पे, राइट। उसके बाद 1/3 मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन द सर्विसेज एंड इन सेल्फ गवर्निंग बॉडीज, कि कितने मुसलमान होने चाहिए, तो एटलीस्ट 1/3।
कि मान लो कोई भी डिपार्टमेंट है, मान लो उसके अंदर जो है मान लो 90 बंदे काम करते हैं, ठीक है, तो 90 का 1/3, तो 90 के अंदर जो है 30 बंदे कौन होने चाहिए, 90 में से 30 बंदे मुसलमान होने चाहिए भैया, ये इनकी डिमांड थी। नेक्स्ट डिमांड क्या थी, इन एनी कैबिनेट एट द सेंटर और इन द प्रोविंस 1/3 टू बी द मुस्लिम। क्या कहता है, कोई भी कैबिनेट बने, कोई भी मंत्रालय होगा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो चाहे वो प्रांत में हो, प्रांत मतलब स्टेट, आज के टाइम में हम स्टेट बोल देते हैं, है ना, हरियाणा पंजाब राजस्थान, उस टाइम पे क्या बोलते थे, प्रोविंस यानी कि प्रांत बोलते थे। तो बोले कोई भी कैबिनेट हो, ठीक है, वहां पर जो सेंटर हो चाहे प्रांत हो, वहां पे 1/3 कौन होने चाहिए, 1/3 मुस्लिम होने चाहिए, है ना, ये भी बात इन्होंने कर दी। उसके बाद 8वीं डिमांड क्या बोली कि भैया सेपरेट इलेक्टोरेट, जो अलग मतदाता सूची है वो चलती रहनी चाहिए जब तक अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं आ जाती। अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब हो जाता है बच्चों वयस्क मताधिकार। क्या बोलते हैं, वयस्क मताधिकार। इसका मतलब जैसे आज के टाइम में है ना कि वोट डालने की मिनिमम उम्र 18 साल है, तो 18 साल है तो ये क्या है, ये अडल्ट फ्रेंचाइज है भारत की, ठीक है, वयस्क मताधिकार है कि 18 साल का बंदा क्या कर सकता है, वोट डाल सकता है। वैसे ही यहां पर था कि जब तक, उस टाइम पर तो ऐसा कुछ था नहीं, तो बोले जब तक अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं आ जाती, वोट डालने की सीमा निर्धारित नहीं की जाती, तब तक भारत के अंदर क्या होना चाहिए, मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी है जिन प्रांतों के अंदर। उसके बाद any territorial redistribution not to affect the Muslim majority in Punjab, Bengal and North West Frontier Province, NWFP, इसका मतलब होता है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। क्या कहते हैं कि भैया कोई भी टेरिटरी है, फॉर एग्जांपल मान लो ये पंजाब है, ठीक है, उस टाइम का, तो बोले आप इसको काट पीट रहे हो, ठीक है ना, इसको मान लो इतना पंजाब जो है, इतना पंजाब जो है आप बिहार वाले एरिया में दे रहे हो मान लेते हैं, ठीक है, उस टाइम पे यही मतलब यूपी वाला यूनाइटेड प्रोविंस वाला एरिया था, वहां पे आप इसको दे रहे हो। तो बोले अगर इसको आप बिहार या दिल्ली के अंदर डाल रहे हो ना, यूनाइटेड प्रोविंस या दिल्ली के अंदर डाल रहे हो, तो इस एरिया के अंदर जो मुस्लिम मेजोरिटी है, जो मुस्लिम मेजोरिटी है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए भैया, ठीक है, आप अपने हिसाब से कुछ भी करो, लेकिन जब भी आप जो एरियाज को बांटोगे तो वहां पर मुस्लिम मेजोरिटी के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद नो बिल और रेजोल्यूशन इन एनी लेजिस्लेचर टू बी पास्ड इफ 3/4 ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी कंसीडर सच ए बिल और रेजोल्यूशन टू बी अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट। क्या कहते हैं कि जब भी आप कोई भी बिल पास करोगे, कोई भी बिल पास करोगे, और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर कौन कौन सा रहते हैं, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, है ना, बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, तो बोले इनमें से कोई भी अगर मतलब जो मतलब बिल पास कर रहे हो संसद के अंदर, ठीक है, आप बिल पास कर रहे हो और वहां पर 3/4 जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो अल्पसंख्यक समुदाय है, माइनॉरिटी कम्युनिटी का मतलब होता है अल्पसंख्यक समुदाय, तो बोले अगर 3/4 अल्पसंख्यक समुदाय ये बोल देता है कि नहीं भैया ये सही नहीं है, तो आप उस बिल को पास नहीं करोगे, आप उस बिल को पास नहीं करोगे। अगर 3/4 माइनॉरिटी कम्युनिटी ने क्या कर दिया, मना कर दिया। क्लियर है बच्चों। उसके बाद अगली जो इनकी डिमांड थी वो ये थी, सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे, कि जो सिंध प्रांत है उसको आप क्या कर दो, बॉम्बे से अलग कर दो। भैया अगर हम देखें ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, और ये था बॉम्बे प्रांत, ये था बॉम्बे प्रांत, ठीक है, और इधर था सिंध प्रांत। तो बॉम्बे और सिंध पूरा का पूरा क्या था, एक ही था। तो बोले जो हमारा सिंध प्रांत है इसको बॉम्बे से क्या कर दो, इसको बॉम्बे से अलग कर दो, राइट। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन NWFP एंड बलूचिस्तान, कहता है कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये वाला एरिया बच्चों, ये वाला, ठीक है, जो अफगानिस्तान वाली जो बेल्ट है ना आज के टाइम पे, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला एरिया, वहां पर, तो कहता है जो बलूचिस्तान इधर है भैया, ठीक है, ईरान की तरफ, तो बोले जो बलूचिस्तान है और जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है ना, वहां पर संवैधानिक सुधार किए जाने चाहिए। और क्या था, प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम राइट्स इन रिलीजियन, कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज, कि जो मुसलमानों के जो अधिकार हैं उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए। किस चीज के अंदर, धर्म, कल्चर मतलब संस्कृति, एजुकेशन मतलब शिक्षा, लैंग्वेज मतलब भाषा। तो क्या हुआ कि भैया धर्म, संस्कृति, शिक्षा और जो है भाषा, इन सब के जो है अधिकार जो है मुसलमानों की, उनकी क्या की जानी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। लास्ट में क्या बोला, फुल रिलीजियस फ्रीडम टू ऑल कम्युनिटीज, कि भैया जितने भी समुदाय हैं भारत के अंदर, जितने भी समुदाय हैं उनको क्या मिलना चाहिए, उनको जो है फुल रिलीजियस फ्रीडम मिलनी चाहिए, उनको पूरी की पूरी जो है धार्मिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। बेसिकली ये 14 डिमांड थी बच्चों, किसकी, ये 14 डिमांड थी मोहम्मद अली जिन्ना की। क्लियर है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद बच्चों अगला जो हम देखते हैं बच्चों, वो देखते हैं लाहौर सेशन 1929, इंडियाज फर्स्ट इंडिपेंडेंस। क्या मतलब है इस चीज का, तो देखिए आपको पता होगा कि आईएनसी पार्टी हर साल नई जगह मिलती थी। तो 1929 में कहां पर मिली, लाहौर में मिली। यहां पर अध्यक्ष कौन थे, तो यहां पर अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है। अब यहां पे अधिवेशन के अंदर कुछ मेजर जो डेवलपमेंट हुई थी वो क्या हुई थी, तो आपको पता है साइमन कमीशन बना था।
ठीक है। साइमन कमीशन ने 1929 में अपनी जो रिपोर्ट है वो अंग्रेजों के प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनल्ड को सौंप दी थी, ठीक है। और रामसे मैकडोनल्ड ने क्या कहा था कि भैया साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर हम क्या करेंगे, हम आरटीसी अनाउंस करते हैं। आरटीसी का मतलब होता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। क्या होता है? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। हिंदी में से बोलते हैं गोल मेज सम्मेलन। गोल मेज सम्मेलन। यहां पर क्या होना था कि मान लो गोल मेज है, ठीक है, वहां पर मतलब लंदन के अंदर ये मीटिंगें होगी, वहां पर सारे के सारे अलग अलग पार्टी से राजे रजवाड़े जाएंगे इंग्लैंड के अंदर, और वहां पर जाकर क्या करेंगे, वहां पर जाकर चर्चा करेंगे, वहां पर जाकर भारत के कानूनों के ऊपर डिस्कशन करेंगे, और कुछ बदलाव करना तो बदलाव करेंगे। तो बेसिकली गोलमेज सम्मेलन अनाउंस किए गए किसके द्वारा? रामसे मैकडोनल्ड के द्वारा, ठीक है। अब उसी चीज का विरोध हुआ है लाहौर सेशन के अंदर, ठीक है। इसी के बारे में जानते हैं, आइए। तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू सक्सीडेड हिज फादर मोतीलाल नेहरू, कि मोतीलाल नेहरू के बाद अब जवाहरलाल नेहरू जो है क्या बने थे? कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। और कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1929 का, वो कहां पर हुआ था? वो हुआ था बच्चों लाहौर के अंदर। क्लियर है? उसके बाद यहां पर क्या हुआ बच्चों? सबसे पहले यहां पर पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की घोषणा की गई कि भैया इस अधिवेशन के अंदर हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि क्या है कि हमें तो क्या चाहिए? हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। हमें कोई संविधान शब्द नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो भैया तुमसे आजादी चाहिए, हमारा देश आजाद करो, राइट। अब ये जब घोषणा की गई ना, इससे भारत के लोगों के अंदर एक भारत के जो नेशनल मूवमेंट चल रही थी, जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, उसके अंदर एक नई स्पिरिट आ गई, एक नई स्पिरिट जागी लोगों के अंदर कि नहीं भैया अब तो हम क्या करेंगे? देश को आजाद ही करेंगे, राइट। 31 दिसंबर 1929 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे पर तिरंगा फहराया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, और यह घोषणा की गई थी कि भैया आज है 31 दिसंबर 1929, अगले महीने है 26 जनवरी 1930, तो बोले 26 जनवरी 1930 को हम मनाएंगे अपना पहला स्वतंत्रता दिवस, ओवर फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। हालांकि 1930 में देश आजाद नहीं हुआ था, यह इसलिए मनाया जा रहा है ताकि भारत के लोगों को क्या किया जा सके? भारत के लोगों को जागरूक किया जा सके आजादी के लिए। तो पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। और इसकी घोषणा कब हुई थी? 31 दिसंबर 1929 को, पिछले ही महीने हुई थी, रावी नदी के किनारे पर जब तिरंगा फहराया जा रहा था, ठीक है बच्चों। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए, ये तो आपको पता है ना कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। हम ये संविधान के अंदर पढ़ेंगे भी। 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है वो बनकर तैयार हो गया था। क्लियर है? उसके बाद संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। भैया संविधान लिखने में टाइम लगा है 2 साल 11 महीने 18 दिन, है ना। संविधान जो है लिखने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे संविधान लिखने में, 26 नवंबर को संविधान बनकर तैयार हो गया था। लगभग 3 सालों से आप संविधान लिख रहे थे, आपने इसी दिन संविधान क्यों नहीं लागू किया? 26 नवंबर को ही लागू कर देना चाहिए था। संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ऐसा क्यों? वो इसीलिए क्योंकि 26 जनवरी 1930 को, यानी कि जब आप 1950 में खड़े हैं तो आप 20 साल पहले जाएंगे, तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण स्वराज दिवस जो है वो मनाया गया था। पूर्ण स्वराज दिवस वही हमारा जो पहला जो स्वतंत्रता दिवस था उसे मनाया गया था। इसीलिए इसी दिन की याद में जब 26 नवंबर को संविधान बनकर तैयार हो गया था ना, तो सबने कहा यार देखो बन तो गया ही है, तो कोई नहीं, आप 2 महीने बाद लागू कर लेंगे, 26 जनवरी को लागू कर देंगे। तो सबने, कईयों ने पूछा क्यों भाई? तो बोले याद करो 26 जनवरी 1930 ना, क्या मनाया था हमने? पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था, हमने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। क्लियर है बच्चों? इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद यहीं पर ही क्या हुआ था? आईएनसी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा की थी। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने किसकी घोषणा कर दी? सविनय अवज्ञा आंदोलन। बोले तुम लोग हमें आरटीसी सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन बुला रहे हो, है ना, नियम कानूनों पर चर्चा करने के लिए। बोले हमें कोई बैठक में जाना ही नहीं है, कांग्रेस पार्टी तो और गोलमेज सम्मेलनों में जाएगी ही नहीं, लंदन जाएगी ही नहीं। हम तो क्या करेंगे? हम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। आप देखो, हम बचपन में एप्लीकेशन लिखते थे ना, सविनय निवेदन यह है कि, सविनय का मतलब होता है बड़े आदर सत्कार से, अवज्ञा का मतलब होता है उल्लंघन करना। तो बोले हम बड़े ही आदर सत्कार से आपके हर एक नियम कानून का क्या करेंगे? हर एक नियम कानून का उल्लंघन करेंगे। दैट वाज सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्लियर है बच्चों?
अब हम देखने वाले हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता ही आता है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन सीधा सन पूछ लेगा तो 1930। और इसी के अंडर जो हम सबसे मेन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दांडी यात्रा। क्या पढ़ेंगे? दांडी यात्रा पढ़ेंगे। क्लियर है? तो चलिए आइए सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट है उसे शुरू करते हैं। क्या कहता है कि भाई लाहौर सेशन, जो लाहौर अधिवेशन था, ठीक है, वहां पर जो है बेसिकली गांधी जी ने क्या किया था? एज प्रपोज ड्यूरिंग द लाहौर सेशन, गांधी जी प्रेजेंटेड 11 डिमांड्स टू द गवर्नमेंट विद द अल्टीमेटम ऑफ जनवरी 31, 1930। क्या कहते हैं? लाहौर सेशन के अंदर कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की कि हम गांधी जी के नेतृत्व में क्या कर रहे हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर रहे हैं। तो गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने 11 मांगे रखी। उस टाइम के जो देश के, भारत के जो वॉइस रॉय थे उसका नाम था इरविन, लॉर्ड इरविन। तो इरविन के सामने 11 डिमांड रखी। कौन कौन सी डिमांड थी वो अगले लेक्चर में हम देखेंगे, अभी बस आप इतना समझो। 11 मांगे रखी और ब्रिटिश सरकार को यह कहा कि भैया बात सुन लो, 31 जनवरी 1930 तक का टाइम है, आपको जो है यहां तक, इस डेट तक जो है हमारी 11 की 11 जो मांगे हैं, जो डिमांड है, उनको मानना पड़ेगा। क्लियर है? उसके बाद कांग्रेस सेशन एट लाहौर 1929 रिजॉल्व बॉयकॉट द आरटीसी ऑथराइजिंग ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी टू लॉन्च ए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये वही है जो मैंने आपको बताया कि भाई जो कांग्रेस पार्टी थी उसने लाहौर अधिवेशन में क्या कहा था कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी कि गोल मेज सम्मेलन का क्या करेंगे? गोल मेज सम्मेलन का हम कड़ा जो है क्या करेंगे? जो इसका विरोध करेंगे। ठीक है? अच्छा, गांधी जी ने अल्टीमेटम दिया था 31 जनवरी का, लेकिन हुआ क्या? ब्रिटिश सरकार की तरफ से उन 11 मांगों के लिए कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई भी जवाब नहीं आया। तो बदले में क्या किया गया? बदले में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, असहयोग आंदोलन जो है वो शुरू कर दिया गया। और ये कहां से शुरू हुआ था? दांडी मार्च से, दांडी यात्रा से। बच्चों दांडी जगह है एक नवसारी में। नवसारी जिला है, कहां पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। उस टाइम पर क्या था? उस टाइम पर सॉल्ट लॉ लाया गया था, नमक कानून लाया गया था बच्चों। एक तो ये आप ध्यान रखिएगा, नमक कानून, सॉल्ट लॉ। इसमें यह था कि कोई भी व्यक्ति अपना खुद से नमक नहीं बना सकता है। अगर आपको नमक बनाना है, अगर आपको नमक चाहिए तो आप दुकानों से ही खरीदेंगे, ब्रिटिश सरकार से ही खरीदेंगे, आप खुद का अपना नमक नहीं बना सकते। अब नमक एक ऐसी चीज है बच्चों जो हर घर में यूज होती है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर सबसे पहले दांडी यात्रा, नमक कानून तोड़ने का फैसला किया था। और वो इसलिए किया था क्योंकि अगर हम नमक कानून तोड़ते हैं तो इससे क्या होगा? चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, उन सब के अंदर इक्वालिटी आएगी, क्योंकि नमक सबकी जरूरत है भैया, है ना, नमक सब खाएंगे। तो नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा शुरू की गई। यात्रा शुरू हुई थी बच्चों 12 मार्च 1930 को, यानी कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी जो है अपने साबरमती आश्रम से चले थे। कहां से चले थे? साबरमती आश्रम से। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कहां से चले थे, तो साबरमती आश्रम से चले। और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी कहां पहुंच गए थे? गांधी जी पहुंच गए थे दांडी। ठीक है? दांडी कहां पर पड़ता है? नवसारी जिला, गुजरात के अंदर। दांडी पहुंचकर इन्होंने कौन सा कानून तोड़ा था? तो इन्होंने तोड़ा था बच्चों नमक कानून। कौन सा कानून तोड़ा इन्होंने? नमक कानून तोड़ा था बच्चों। क्लियर है? उसके बाद साथ में इन्होंने क्या किया? ये जो यात्रा थी ना, ये 24 दिन की यात्रा थी, 24 डेज की यात्रा थी। आप यहां पर ये फोटो भी देख सकते हैं गांधी जी का, ये गांधी जी जा रहे हैं और 24 दिन की ये यात्रा थी। 24 दिन की इस यात्रा में इन्होंने 240 मील की यात्रा तय की थी। एक मील के अंदर 1.6 किलोमीटर होते हैं, तो गुणा करेंगे 1.6 से तो जवाब आएगा 386 किलोमीटर। तो इन्होंने 386 किलोमीटर की यात्रा तय की। ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है? उसके बाद जब ये साबरमती आश्रम से निकले, साबरमती आश्रम से जब महात्मा गांधी निकले, तब इनके साथ एक अंग्रेज भी था। क्वेश्चन पूछता है उस अंग्रेज का नाम बताइए, तो उस अंग्रेज का नाम था बच्चों वेब मिलर। क्या नाम था? वेब मिलर। और एक महिला थी, महिला का नाम था बच्चों सरोजनी नायडू। महिला का नाम क्या था? तो सरोजनी नायडू। ठीक है? अच्छा, जब ये साबरमती आश्रम से निकले और दांडी पहुंचे, तो दांडी पहुंचते पहुंचते इनके साथ जो है हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो है लोग इनके साथ थे। लेकिन जब ये साबरमती आश्रम से निकले तब कितने लोग इनके साथ थे? तब थे बच्चों 72। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि जब गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी तब साबरमती आश्रम से इनके साथ कितने लोग थे? तो 72 लोग थे। इसे कंफ्यूज मत करना, जब हम कांग्रेस पार्टी पढ़ते हैं और कांग्रेस का पहला अधिवेशन पढ़ते हैं, तो पहले अधिवेशन बॉम्बे के अंदर जहां पर अध्यक्ष थे डब्ल्यूसी बनर्जी, वहां पर कितने लोगों ने भाग लिया था? 78 लोगों ने। अब 78 72 कई बार कंफ्यूज होते हैं बच्चे एग्जाम के अंदर, क्या दोनों पढ़ रखे हैं। तो 78 लोग थे कांग्रेस के पहले अधिवेशन में और 72 लोग थे जब गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू की थी। क्लियर है बच्चों? यही सारी चीजें यहां पर लिखी गई हैं।
1930 के अंदर दांडी यात्रा शुरू की गई थी। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो है मोनोपोली थी, एकाधिकार था बेसिकली साल्ट प्रोडक्शन के ऊपर, है ना, नमक उत्पादन के ऊपर जो इनका पूरा क्या था, एकाधिकार था। ठीक है, और बेसिकली इन्होंने नमक के ऊपर भी क्या कर दिया था, टैक्स लगा दिया था, क्योंकि भैया ये बहुत ही जरूरी जो है वस्तु थी, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, है ना। और भारत के अंदर जो है हड़तालें होने लगी, रैली होने लग गई थी। महाराष्ट्र, कर्नाटका और जो सेंट्रल प्रोविंस है, मध्य प्रदेश वाला जो एरिया है, ठीक है, नमक कानून के खिलाफ जो है वहां पर ये सब हुआ था। उसके बाद ईस्टर्न जो इंडिया था, यानी कि जो पूर्वी भारत था, वहां पर लोगों ने चौकीदारी टैक्स देने के लिए मना कर दिया। बोले पहले जो सॉल्ट लॉ है, जो नमक कानून है, पहले उसको खत्म करो, उसी के बाद हम चौकीदार टैक्स देंगे। अब आप सोचेंगे यार चौकीदारी टैक्स क्या होता है, तो देखिए मान लो ये गांव है, ठीक है, गांव के अंदर अलग अलग लोग रह रहे हैं, तो ये लोग क्या करते थे, ये ब्रिटिश सरकार को चौकीदारी टैक्स देते थे, यानी, और बदले में ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, एक पुलिस वाले की ड्यूटी लगाती थी कि भैया तुझे पूरे गांव की चौकीदारी करनी है, समझ गए ना, पूरे गांव का, मतलब दिन में आप देखते ना गली में रात को चौकीदार घूमते हैं भाई, बस पुलिस वाले क्या करेंगे, यहाँ पे गश्त लगाते रहेंगे पूरे गांव के अंदर, इस तरह से गश्त लगाते रहेंगे, और उसके लिए बदले में इन गांव वालों को क्या करना पड़ेगा, ब्रिटिश सरकार को चौकीदारी टैक्स देना पड़ेगा। तो गांव वालों ने कहा कि भैया हम चौकीदारी टैक्स नहीं देंगे, सबसे पहले आप क्या करो, नमक कानून को खत्म करो। क्लियर है। उसके बाद जो महिलाएं थी, उन्होंने अपना जो है बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट किया। ठीक है, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर लोगों ने जो विदेशी कपड़े थे उनका बहिष्कार किया, उनको जला दिया। ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा था। जो स्टूडेंट्स थे, विद्यार्थी थे, वकील थे, है ना, टीचर्स थे, डॉक्टर थे, ठीक है, और जो अदर प्रोफेशनल थे, उन सब ने क्या किया, जहां पर भी वो काम करते थे, जहां पर भी वो पढ़ते थे, वहां पर क्या कर दिया, पूरा का पूरा बहिष्कार कर दिया, पूरा का पूरा क्या कर दिया, पूरा का पूरा जो बहिष्कार कर दिया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद द फेमस पोइटेस सरोजनी नायडू, जो सरोजनी नायडू थी, जो फेमस जो कवि थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सत्याग्रहों के साथ जो एक मार्च किया, कहां पर, दरसाना के अंदर, जहां पर सॉल्ट डिपो थे, जहां पर जो सरकारी जैसे तेल के डिपो थे ना, वैसे सॉल्ट डिपो थे, नमक के डिपो थे, तो जहां पर नमक के डिपो थे वहां पर जाकर उन्होंने क्या किया, दरसाना जगह थी, वहां पर जाकर उन्होंने कड़ा विरोध किया। किसका कड़ा विरोध किया, उन्होंने ब्रिटिश सरकार का। राइट। उसके बाद जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट था, नॉर्थ वेस्ट पार्ट का मतलब हो गया, जैसे ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, तो ये वाला जो एरिया है यहां पर, तो इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया था भारत का, ठीक है, वहां पर खान अब्दुल गफार खान, नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खान अब्दुल गफार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार। क्या नाम था, खुदाई खिदमतगार। इसे रेड शर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, लाल कुर्ती संगठन भी कहते हैं, यह भी ध्यान रखना, लाल कुर्ती संगठन या खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार भी कहते हैं। तो इन्होंने ये बनाया। ठीक है, ये भी बेसिकली असहयोग आंदोलन के लिए था, सॉरी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए ही बनाया गया था। अच्छा, खान अब्दुल गफार खान पहले गैर भारतीय हैं, जिन ये आजादी के बाद इनको भारत रत्न मिला है। आजादी के बाद इनको क्या मिला था, भारत रत्न। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पहले विदेशी बताइए जिनको भारत रत्न मिला था, तो जवाब क्या हो जाएगा, खान अब्दुल गफार खान। ये हम आगे चलकर हिस्ट्री जब कंप्लीट हो जाती है, मॉडर्न हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं आजादी के बाद, वहां पर जो है इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद at same time another event took place in Peshawar when a band of Gadwali soldiers who were part of British Indian Army refused to open fire on a peaceful group of demonstrators। क्या मतलब इस चीज का, कहता है पेशावर के अंदर ना एक और घटना हुई। पेशावर के अंदर घटना ये हुई कि जो गढ़वाली सोल्जर्स थे, गढ़वाली, ठीक है, इन्होंने क्या किया, ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर जॉब करते थे, इन्होंने जो है लोगों के ऊपर फायर करने से मना कर दिया। उस टाइम पे कुछ लोग थे जो कि हड़ताल कर रहे थे, रैली निकाल रहे थे, तो ब्रिटिश ऑफिसर थे, उन्होंने ऑर्डर दिया कि इनके ऊपर गोली चलाओ, लेकिन गढ़वाली सोल्जर्स ने मना कर दिया कि नहीं भैया, हम गोली इन पे नहीं चलाएंगे। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट जो है बच्चों, नॉर्थ ईस्ट एरिया, असम साइड का जो एरिया है, वहां पर एक 13 साल की लड़की ने जो है विद्रोह कर दिया था। 13 साल की लड़की, जस्ट इमेजिन। उसका उनका नाम था रानी गाइडलियू। क्या नाम था, रानी गाइडलियू। ठीक है, इन्होंने 13 साल की उम्र के अंदर क्या कर दिया था, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, और 1932 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और इनको उम्र कैद सुनाई गई थी। 13 साल की लड़की को उम्र कैद सुना दी गई। हालांकि इनको जेल से बाहर निकाला गया आजादी के बाद, जब 1947 में हमारा भारत देश आजाद हो जाता है, उसके बाद जो है इनको जेल से रिहा कर दिया गया था। उसके बाद गांधी जी का जो दांडी मार्च था ना, गांधी जी की जो दांडी यात्रा थी, उससे काफी इंस्पायर हुए सी राजागोपालचारी। सी राजागोपालचारी जो थे, ये काफी प्रभावित हुए गांधी जी की दांडी यात्रा से, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने साथ हजारों लोगों को लिया, और ये बात थी कहां पर, ये वेदरानियन, तमिलनाडु के अंदर जगह है वेदरानियन, वहां पर गए। ठीक है, और वहां पर क्या किया, वहां पर सी वाटर से, समुद्री पानी से क्या किया, नमक बनाया।
समुद्री पानी से क्या बनाया, नमक बनाया। और इस तरह से इन्होंने भी क्या किया, अप्रैल 1930 में जो है नमक कानून तोड़ा। तो यानी कि जैसे उत्तर भारत के अंदर गांधी जी ने किया ना, उत्तर भारत कह रहा हूं, पश्चिमी भारत के अंदर, गुजरात के अंदर, वैसे ही तमिलनाडु के अंदर किसने किया था, सी राजागोपालाचारी जी ने किया था। राइट। द ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज रिप्रेसिव मेजर्स टू क्रश द मूवमेंट, सत्याग्रहीज वर इम्प्रिजन्ड इन लार्ज नंबर्स। ऑब्वियसली बात है, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, बड़े पैमाने पर जो है कह सकते हो लोगों को दबाने के लिए जो है जेलों में डाला, उन्हें मारा पीटा गया। ठीक है। और द कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड इलीगल एंड मेजर कांग्रेस लीडर्स वर पुट बिहाइंड बार्स। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, जो कांग्रेस पार्टी थी, उसको इलीगल घोषित कर दिया गया। ठीक है। और जो बड़े बड़े जो कांग्रेस के जो नेता थे, बड़े बड़े जो कांग्रेस के नेता थे, उन सबको क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया था। क्लियर है बच्चों। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द इरविन ऑफर ऑन 31 अक्टूबर 1929 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज प्रपोज्ड टू रीच ऑन ए कॉन्सिक्वेंस। क्या कहता है कि भैया इरविन के सहमति के तहत क्या हुआ था, 31 अक्टूबर 1929 को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जो है घोषणा कर दी गई थी कि भैया वहां पर सबको आना है। राइट। और उसके बाद ही 31 अक्टूबर 1929 को घोषणा की गई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाना है लंदन के अंदर। और 31 दिसंबर 1929 को जो है लाहौर अधिवेशन हुआ था, याद करो, जवाहरलाल नेहरू तिरंगा फहराया था, बोले हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर नहीं जाएंगे। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो अगला जो लेक्चर आएगा वहां पर हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, वहां पर हम पढ़ने वाले बच्चों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी कि आरटीसी। ठीक है बच्चों। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही है। आई होप सारी की सारी चीजें क्लियर होगी होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं। सबका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।